वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने काम करना है 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग: रिजल्टेंट वेक्टर, टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब ये 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, बारी बारी इन चारों को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आइए पहले की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखते हैं, द वेक्टर हुज अफेक्ट इज सेम एज कंबाइन अफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है एक सिंगल वेक्टर जो कि तमाम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे, उन तमाम को अगर हम सम कर लें तो जो रिजल्टेंट बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास कंबाइन अफेक्ट रखेगा, उन सब का कंबाइन अफेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर रखेगा। तो आए आपको इसको मैं एक वेक्टर डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये है हमारे पास वेक्टर फोर्स 1, ये है वेक्टर फोर्स 2 और ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। देखें तो फोर्स 1 का वेक्टर क्या है, हमारे पास F1। फोर्स 2 का वेक्टर हमारे पास क्या है, F2। और जो इन दोनों का कंबाइन अफेक्ट शो करेगा, जो इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन सा वेक्टर है हमारे पास, F। जैसे अब आप एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल सी एग्जाम्पल लेते हैं। 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो आपको पता है कि ये 2 कंबाइन इफेक्ट रख रहा है किसका, जब हम दो 1 1 को ऐड कर रहे हैं। आप 1 + 1 लिखेंगे तो वो 2 के इक्वल आएगा। तो इसी तरह क्या हो रहा है, फोर्स 1 फोर्स 2 these both forces are represented by सिंगल फोर्स F। ठीक है ना। ये 2 को आप कंसीडर कर लें F, इस 1 को F1, इस 1 को आप F2 कंसीडर कर लें। ठीक है। तो इस मेथड से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं और ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं, जो कि अभी हम आगे इन्हीं क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। सेकंड पे हमसे पूछ रहे हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, द टॉर्क इज इक्वल टू टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि फोर्स लगाने से जो एक बॉडी में टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास टॉर्क कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, आए इसको ज़रा एग्जांपल से समझते हैं, मैं आपको ड्रा करके समझाती हूँ। ये आपके पास क्या है, अब एक डोर है। आप क्या करते हैं, ये जो डोर का हैंडल होता है, आप इसको या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं, या तो खींचते हैं या धकेलते हैं। तो क्या करते हैं आप, इस पे क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। और ये डोर का जो ये होता है, ये क्या होता है, हमारे डोर का एक्सिस होता है। इस एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करना होता है, हमारे डोर ने रोटेट करना होता है, टर्न करना होता है। तो ये टर्निंग पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो मोमेंट आर्म कहलाता है और उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली टॉर्क हमारे पास क्या होगा, टॉर्क हमारे पास ये है, जो हम इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे पुश और पुल करने के लिए वो, और इस पॉइंट से एक्सिस तक का या पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय दैट डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। दिस लेंथ इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट आर्म। थर्ड पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चले आए देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट एट विच इफ होल ऑफ मास would be concentrated, then motion of this point describe motion of the body. This is called center of mass. अब कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पे बॉडी का होल मास क्या करता है, कंसंट्रेटेड होता है वहाँ पे, या एग्जिस्ट करता है। अगर वो पॉइंट रोटेट करे, देखें ना, देन मोशन ऑफ दिस पॉइंट डिस्क्राइब मोशन ऑफ
द होल बॉडी या ऑफ द बॉडी, यानी उस पॉइंट की मोशन क्या डिस्क्राइब करेगी, पूरी बॉडी की मोशन डिस्क्राइब करेगी। दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास को हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हम कहाँ से कहते हैं कि चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मास देखें, मास तो आप कहीं भी चले जाएं, मास नहीं चेंज हो सकता, मास हमेशा आपकी बॉडी का सेम रहेगा। सो सेंटर ऑफ मास आल्सो रिमेन सेम एवरीवेयर, इवन इन स्पेस, इवन ऑन अर्थ, एवरीवेयर, ठीक है ना। तो अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब आपके पास ये एक बुक है, जैसी भी बनी है, लेकिन ये एक बुक है, ठीक है। अब ये एक बुक है और ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, दिस इज़ सेंटर ऑफ मास। हाउ डू यू नो कि दिस इज़ सेंटर ऑफ मास? तो ये आपको ऐसे पता लगेगा कि सेंटर ऑफ मास है जब आप इस पॉइंट को अपनी फिंगर टिप के ऊपर रखेंगे और बुक को इस एज से पकड़ के घुमाएंगे, ऐसे करके ना, दूसरे हाथ से ना यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, तो क्या होगा, आपकी बुक जो है इस पॉइंट पे रोटेट करने लग पड़ेगी। अब क्या हो रहा है, जैसे कि उन्होंने बुक पे डेफिनेशन में बताया कि मोशन ऑफ या रोटेशन ऑफ दिस पॉइंट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ होल बॉडी। अब ये एक पॉइंट रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, एक पॉइंट, आपने इस एक पॉइंट पे अपनी फिंगर रखी हुई है और बुक को रोटेट कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट रोटेट कर रहा है ना, और ये एक पूरा पॉइंट जो रोटेट कर रहा है पूरी बुक की रोटेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसके लिए आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल। तो अक्सर देखा होगा फुटबॉल को अगर आप अपनी फिंगर टिप पे रख के रोटेट करें तो क्या होता है, वो रोटेट करने लग पड़ता है एक सिंगल पॉइंट पे। जैसे कि लगा लें हमारे पास ये एक फुटबॉल है, ठीक है ना, आप कहीं इधर इस पॉइंट पे क्या करते हैं, इसको कह लें ये सेंटर ऑफ मास है, CM यानी सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे अपनी फिंगर रख के रोटेट करना शुरू कर देते, तो क्या होता है, ये पूरी बॉडी रोटेट होना शुरू हो जाती है, स्पिन होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, अब एक सिंगल पॉइंट क्या कर रहा है, पूरी बॉडी की रोटेशन या स्पिन या मोशन को शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट आपसे फोर्थ वन क्या पूछा गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अभी आपने बताया सेंटर ऑफ मास, अब आपने क्या बताना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। ग्रेविटी किस में होती है, अर्थ में होती है, ठीक है, अर्थ के पास ग्रेविटी है, और मास किसके पास होता है, एक बॉडी के पास होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलें देखते हैं, द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर टू बी एक्टिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वाओ, दैट्स अ गुड थिंग। देखें, द पॉइंट एट विच होल मास, सेंटर ऑफ मास में क्या था, होल मास एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा था, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या कर रहा है, होल जो वेट है, मास की जगह क्या आ गया, वेट आ गया, एक पॉइंट के ऊपर बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड होगा और यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर मास कंसंट्रेटेड होगा। अपीयर टू बीइंग एक्टिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट कैन बी चेंज, ये कैसे चेंज हो सकता है, जबकि हमने कहा सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि हमारे पास मास नहीं चेंज हो सकता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकता है, वाई, क्योंकि ग्रेविटी इज़ चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखें कोई सी एरिया है, यानी समुद्री सतह है, ज़रा लो लेवल एरिया है, वहाँ पे ग्रेविटी कुछ और होगी। एक माउंटेन वाला एरिया है, वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और होगी। इस तरह ना डिफरेंट एरियाज़ में ना ग्रेविटी जो है ना वो वैरी करती है, तो इसके साथ साथ हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो होगा वो क्या करेगा, वैरी करेगा। तो एक्चुअली अब यहाँ पे हमसे पूछने की ये कोशिश की जा रही है कि एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, आइए जानते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कर लें, ये आपका कोई क्लास फेलो है या आप खुद हैं, ठीक है, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वेट कहाँ एक्ट करता है, वेट वर्टिकली डाउन एक्ट करता है टूवर्ड द ग्रेविटी, ठीक है ना। तो आपका जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होगा, ऊपर से और नीचे से इक्वल डिस्टेंस होके जो आपकी बॉडी का सेंटर बन रहा होगा वहाँ पे आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर अब आप झुक जाते हैं, ठीक है ना, अब आप फॉरवर्ड झुक रहे हैं, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो ये यहाँ से कहाँ, यहाँ शिफ्ट हो गया। आप देखें ना, फॉर एग्जांपल आप क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल का आपने एक क्वार्टर बना लिया, ठीक है ना, फोर्थ पार्ट बना लिया, तो क्या होगा, ये ना वो ज़्यादा ही हो गया, तो इस तरह से ना ये आपका सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो कहने से मुराद ये है कि जैसे बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, देखें ना, मैं थोड़ी बेहतर डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, पहले जब आप स्ट्रेट खड़े हुए थे तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ सेंटर में था। देखें, अब जब आप रोटेट करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहाँ पे हो गया और सारा वेट अब इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्या सीखने को मिली कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब आपके पास एक बुक थी ना, ये हमारे पास बुक, ये बुक का जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये हमेशा सेम ही रहेगा। बुक को जितना मर्जी घुमा फिरा ले, जहाँ मर्जी ले जाएं, इस फुटबॉल को भी जितनी मर्जी इसकी पोजीशन डायरेक्शन चेंज कर ले, सेंटर ऑफ मास हमेशा यही रहेगा। अगर अब हम लेते हैं इसकी एग्जांपल, एक बॉडी की एग्जांपल, तो क्या हो रहा है, जैसे ही ये बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी चेंजेबल बट सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी चेंजेबल। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। ठीक है, अब फिर हमें कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं और कह रहे हैं कि इन्हें आपने डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों में डिफरेंस करना है। सबसे पहली है लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस, देन टॉर्क एंड कपल, देन स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं सबसे पहले लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। Like forces act along the same direction and the unlike forces act in the opposite direction। आए आपको इसकी एक डायग्राम से समझाते हैं। अब हमारे पास एक बहुत मज़ेदार सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कुछ बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स हैं, आपने एक लाइन में रखी हुई हैं, ठीक है ना, ज़मीन पे फ्लोर पे आपने लाइन में रखी हुई हैं। तो क्या हो रहा है, इन सब पे एक ही फोर्स लग रही है, वो क्या है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, वेट की फोर्स। और दीज ऑल फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन डाउनवर्ड एंड सेम डायरेक्शन। दीज ऑल फोर्सेस आर पैरेलल एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड, पैरेलल एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड। लेकिन अब इधर आए ज़रा अनलाइक के केस में, तो आपने क्या किया, एक स्टैंड लिया, उस स्टैंड के साथ आपने एक रस्सी बांधी है और उसके साथ आपने सेब को क्या कर दिया, अटैच करके हैंग कर दिया। अब क्या हो रहा है, सेब, अर्थ सेब को डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, तो वो उसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लेकिन जो स्ट्रिंग है वो अपने खिंचाव से, यानी अपनी टेंशन की वजह से इसको अपवर्ड अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या हुआ, यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ऐसे ही है ना, ऑल, इसमें क्या था, ऑल फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन, ठीक हो गया ना। यहाँ पे क्या है, टू फोर्सेस हैं, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट दीज ऑल फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड इन सेम डायरेक्शन। दीज टू फोर्सेस आर आल्सो पैरेलल बट ऑपोजिट टू ईच अदर, यहाँ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट वन हमसे पूछ रहे हैं टॉर्क एंड कपल। टॉर्क इज टर्निंग अफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स एंड कपल इज टर्निंग अफेक्ट ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ देयर एक्शन। ठीक हो गया। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क में सिर्फ एक सिंगल फोर्स इन्वॉल्व होती है, जैसे मैंने आपको भी डोर की एग्जांपल दी थी। आए दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास ये डोर था ना, क्या हो रहा था, एक सिंगल फोर्स लग रही थी इस डोर के ऊपर। क्या हो रहा था, ये सिंगल फोर्स लगने की वजह से इस बॉडी में क्या आ रही थी, रोटेशन आ रही थी। तो क्या हो रहा था, यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कपल, कपल में क्या होता है कि कपल में दो अनलाइक, यानी अनलाइक फोर्सेस लगती हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं होता, लाइन ऑफ एक्शन भी इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखिए, हम बुक से एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक गाड़ी का स्टीयरिंग है, जिससे क्या करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं। इसमें क्या होता है, आपने दोनों हाथों से इस स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, एक साइड से अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरी साइड से डाउनवर्ड लगाएंगे, या एक साइड से अपवर्ड लगाएंगे तो दूसरी साइड से डाउनवर्ड लगाएंगे। ठीक हो गया। तो क्या हो रहा है, आप दो पॉइंट्स पे लगा रहे हैं फोर्सेस और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है।
लाइन ऑफ एक्शन मैं आपको ज़रा समझाती हूँ, इधर देखें। ये एक लाइन लगा लें, लाइन है तो क्या है, अगर सॉरी इसको डाउनवर्ड लेते हैं, अगर सेम पॉइंट पे फोर्स लग रही हो, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड फोर्स भी एक ही पॉइंट पे लग रही हो, ऐसे लग रही हो, तो इसका क्या मतलब है कि क्या हो रहा है, बॉडी का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, बॉडी के जो फोर्स लग रही है उसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखें, आप इसको सेंटर कंसीडर कर लें, ऐसे करके एक सेंटर कंसीडर कर लें, तो क्या हो रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड इस पॉइंट पे नहीं लग रही, ना यहाँ लग रही है ना यहाँ लग रही हैं, दोनों एक इस पॉइंट पे लग रही है और एक इस पॉइंट पे लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी में क्या लाएंगी, रोटेशन लाएंगी। और टॉर्क किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, ओनली वन फोर्स की वजह से। यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों फोर्सेस अनलाइक हैं, पैरेलल एंड अनलाइक हैं एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन क्या पूछ रहे हैं, थर्ड वन है हमारे पास स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। A body stable when line of action of its weight passes within the base। कह रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्शन किससे, जब बेस से पास कर रही होगी तो हमारी बॉडी किस में होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। तो दूसरा हमसे क्या पूछ रहे हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट व्हेन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ वेट डज नॉट पास थ्रू द बेस। ठीक है, ये इन्होंने हमें उसकी डेफिनेशन बता दी है, स्टेबल अनस्टेबल की बता दी है, तो अनस्टेबल की भी देख लेते हैं। तो स्टेबल और अनस्टेबल का सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। आए मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, आप स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अलग अलग नहीं समझ सकते। अगर आपने स्टेबल को जानना है तो अनस्टेबल भी आपको पता होना चाहिए, और अगर आपने अनस्टेबल को जानना है तो आपको स्टेबल भी पता होना चाहिए। तो लगा लें ये हमारे पास एक बुक है या एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। जब वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है तो ये जो पॉइंट है, ये जो जी लिखा है, ये हमारे पास लगा लें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये जो है ये हमारी बॉडी की क्या है, बेस है। जब इस तरह से पड़ा होगा तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है ये क्या कर रहा है, हमारी बेस से पास कर रहा है, तो बॉडी क्या है, स्टेबल है। जब हम इस तरह से इतना टिल्ट कर देंगे, इसे टिल्ट कर देंगे या टर्न कर देंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी बेस से पास कर रही है, आप यहाँ तक इसको टिल्ट करके छोड़ेंगे ना तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। यानी आपने इतना इसको टेढ़ा किया, टिल्ट किया, अब आप छोड़ेंगे ये वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी बेस से पास कर रही है। अब थर्ड वन केस पे आए, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अब बेस से नहीं पास कर रही, बेस तो अब हमारी ये रह गई। जब आप इतना टिल्ट करके, इतना टर्न करके बॉडी को छोड़ेंगे तो ये वापस इस वाली पोजीशन पे नहीं आएगी, ये क्या होगी, ये यहाँ से ऐसे फोल्ड डाउन होके गिर जाएगी। ठीक है, तो जब बेस से जैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस को क्रॉस करेगा तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं कि जब हम बॉडी पे कोई फोर्स लगाएं या कोई एक्शन करें उसके बाद बॉडी अपनी वापस असल पोजीशन में आ जाए। तो ये दोनों देखें ना, ये असल पोजीशन है, ये हमने इस पर फोर्स लगाई तो लाइन बेस से पास करिए, वापस क्या होगा, अपनी इसी पोजीशन में आ जाएगी। अब यहाँ आए, हमने इस पर एक एक्शन किया, एक फोर्स लगाई, क्या हुआ, लाइन बेस को क्रॉस करिए, अब क्या होगा, ये वापस अपनी असल पोजीशन में नहीं जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो आए अब देखते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हेयर वी हैव डेफिनेशन एंड अ गुड एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलें सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज़ सेड टू बी इन आ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बॉडी को हमने नई पोजीशन में लाए हैं, डिस्टर्ब किया है, फिर भी अपनी वो प्रीवियस पोजीशन जैसी ही दिखे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब ये देखें, आपके पास बॉल है, ठीक है, ये एक हार्ड बॉल है, ये इसके ऊपर इन्होंने स्माइली फेस इसलिए बनाया हुआ है
ताकि आपको पता लगे ये कितना रोटेट की है। तो लेकिन फिर भी इसका जो ये सेंट्रल पॉइंट है वो बिल्कुल अभी भी सेम है। देखें अब ये बॉल है, आपने हल्का सा इसको हाथ से या पाँव से किक करके क्या किया है, आगे किया है। तो जब ये आगे गई है तब भी देखें ये बिल्कुल एक सर्कुलर बॉडी है ना, तो फिर भी ये पहले वाली पोजीशन में ही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने इसको डिस्टर्ब किया ही नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना, अभी ऊपर हमने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, कंबाइन अफेक्ट रखता है, ऑल फोर्सेस का कंबाइन अफेक्ट रखता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं। तो आए इसकी छोटी सी डेरिवेशन और थोड़ी डिटेल है वो देखते हैं। अच्छा, तो हेड टू टेल रूल का आंसर देखते हैं कि हेड टू टेल रूल को लगाकर हम कैसे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है और ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो पढ़ते हैं, जॉइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर F1 विद द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर F2। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, F1 वेक्टर का जो हेड है F2 वेक्टर की टेल के साथ क्या कर दिया है, जॉइन कर दिया है। एंड हेड ऑफ F2 विद द टेल ऑफ F3। इसी तरह जैसे आपने F1 वेक्टर का हेड F2 की टेल के साथ ज्वाइन किया, इसी तरह अगर आपके पास F3 वेक्टर होगा तो आप ये F2 के हेड के साथ F3 वेक्टर का क्या कर देंगे, टेल को ज्वाइन कर देंगे। दस फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर F join the tail of resultant vector with the tail of F1। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास टेल है रिजल्टेंट वेक्टर की वो सबसे पहले वेक्टर के साथ ज्वाइन करनी है। एंड द हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो जो हेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, जो सबसे लास्ट वेक्टर होगा आपके पास, उसके आपने हेड के साथ ज्वाइन कर देना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे लास्ट वेक्टर F2 है। हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं फोर्स उसके परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड होगी। आपको पता है जो फोर्स होती है उसको हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व भी कर सकते हैं और उन कंपोनेंट से हम फोर्स को भी बना सकते हैं। ये हमारे पास एक मेथड है, आए हम उसमें देखते हैं कि एक फ़ोर्स को उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे यह मुराद है, यानी जैसे F1, F2, F3, F4 मिलके एक फ़ोर्स बनाते हैं F, तो वो F1, F2, F3, F4 को हम एक रिजल्टेंट फोर्स से कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये अब हमारे पास एक वेक्टर डायग्राम है। यहाँ पे देखें हमारे पास एक Fx कंपोनेंट है, एक Fy कंपोनेंट है। दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ईच अदर। तो देखें, और इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास एक वेक्टर बन रहा है, दैट वेक्टर इज़ कॉल्ड F वेक्टर। ठीक है, अब इस F वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, विच आर Fx एंड Fy। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमें क्या बताया गया। सबसे पहले वो उन्होंने यहाँ पे लगाया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो यानी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस ए बी, ओ बी प्लस ए बी। नेक्स्ट कह रहे हैं जो इनकी वेक्टर्स की वैल्यू है सिंपली वो लिखती हैं, यानी एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ बता रहे हैं हमें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉज किसके इक्वल होता है और साइन किसके इक्वल होता है। तो ये देखें, कोज हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल और साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो देखें बेस में कोस थीटा के लिए देखते हैं, बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास ओ बी, यानी ओ बी, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ओ ए। तो ये हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय ओ ए। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स में देखते हैं, यानी जो इन वेक्टर्स की वैल्यूज़ हैं वो देखते हैं, बेस की क्या वैल्यू है एफ एक्स और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है एफ है हमारे पास। तो सिंपली क्या होगा, ओ बी और ओ ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, और ये एफ एक्स ओवर एफ है ना, तो ये वाला एफ इस साइड पे कोस के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम साइन के लिए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखें इस डायग्राम में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? बी ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने? बी ए और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? ओ ए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओ ए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर हम इसके वेक्टर्स की वैल्यूज़ देखें तो वो क्या बनती है? एफ वाई परपेंडिकुलर एफ वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है हमारे पास? एफ बन रहा है। तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दी। सिंपली जैसे ऊपर हुआ था नीचे भी वही हो रहा है हमारे पास। ये वाला एफ इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी ए ओवर ओ ए किससे रिप्लेस हो जाएगा? साइन थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, और ये वाला एफ इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। देखिए कैसे, एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स हमारे पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एफ वाई हमारे पास दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये हमारे पास इन दोनों की क्या हैं? वैल्यूज़ हैं। तो सिंपली यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करें। तो नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि एक बॉडी को हम कब कहेंगे कि वो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखें क्या है, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड एंगुलर मोशन या एक्सेलरेशन। देखें, एक बॉडी है जब उसके अंदर कोई भी लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन एंड एंगुलर यानी सर्कुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। देखें ना, लीनियर या एंगुलर एक्सेलरेशन हमारी बॉडी में कब प्रोड्यूस होगा? जब एक बॉडी हमारे पास कांस्टेंट स्पीड के साथ ना मूव कर रही हो। लीनियर तब नहीं होगा हमारे पास, देखें, जब हमारे पास एक बॉडी है वो लीनियर मोशन कर रही है लेकिन कांस्टेंट कर रही है, तो हमारे पास कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी जब वो स्टार्ट हुई थी उसकी वेलोसिटी सेम थी, जब वो स्ट्रेट लाइन पे एंड हुई है मोशन तो उसकी वेलोसिटी सेम है, तो हमारे पास क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी लगा लें। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आई है 3 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास क्या थी? मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कर दें, टाइम जितना भी लगाओ, जब ऊपर 0 आ रहा है तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी हमारी जो बॉडी है वो सर्कल में भी अगर मूव करे तो कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव करेगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव करेगी, तो फाइनल और इनिशियल और फाइनल को जब हम माइनस करेंगे तो वो भी 0 आएगा। यानी जब तक हमारे पास बॉडी में यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो वो किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। जब नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी तब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चलें, आपने इक्विलिब्रियम तो पढ़ लिया क्या होता है, यानी जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म होगी, यानी यूनिफॉर्म मोशन में होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ होगी, स्टार्टिंग और एंडिंग वेलोसिटी स्पीड सेम होंगी, तो तब वो क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। या कोई 2 फोर्सेस उस बॉडी को जब बैलेंस कर रही होंगी, उसको बैलेंस करके रेस्ट की पोजीशन में रख रही होंगी, तो तब हमारे पास क्या होगा? बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होगी। लगा लें कि अब आपकी दीवार है, दीवार के ऊपर एक तस्वीर हैंग हुई है, ठीक है ना। तो क्या होगा? आपने जिस धागे से बांधा हुआ है उस तस्वीर को, तो क्या होगा? उसके पीछे लगा लें एक धागा है, तो उस धागे की क्या होगी? कुछ टेंशन होगी और डाउनवर्ड कुछ वेट एक्ट कर रहा होगा। तो दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके उस पिक्चर को क्या रखा होगा? बैलेंस रखा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट देखें, एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट फोर्स और सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी 0। ठीक है ना, कह रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमें ये बताया गया था कि एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हों, अगर हम उन तमाम फोर्सेस को ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? उन सब का सम 0 आना चाहिए। आइए मैं आपको भी जो पिक्चर वाली वॉल पे पिक्चर हैंग हुई है इसी की एग्जांपल देती हूँ। ज़रा आपको थोड़ी इमेज ज़रा डायग्राम बना के समझाती हूँ ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। तो देखें यहाँ पे, अब आपके पास क्या है? ये एक पिक्चर है, ये एक इमेज है जो आपने वॉल पे हैंग की हुई है।
ये दो नेल्स या दो कील हैं जिसके ऊपर ऐसे आपने ये जो इसके साथ धागा लगा हुआ था और आपने इसको हैंग कर दिया। अब क्या है, ये तो दीवार पे है, अब रेस्ट में है, ऐसी है ना। ये जो इमेज है ये दीवार पे क्या है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करके इस बॉडी को क्या कर रही हैं, रेस्ट में कर रही हैं। आए देखते हैं कैसे। देखें, अब ये है हमारे पास एक स्ट्रिंग, एक धागा था, ये दूसरा धागा था। यहाँ पे इसमें टेंशन 1 होगी और इसमें टेंशन 2 होगी, और जो वेट है वो हमारा क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यानी वेट किसके इक्वल होगा, टेंशन 1 प्लस टेंशन 2। अगर ये टेंशन्स कम होंगी तो क्या होगा, हमारी ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी टेंशन कम होगी तो ये टूट जाएंगी और हमारी जो टेंशन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, लेस देन द वेट हो जाएंगी। लेकिन अगर ये कंडीशन होगी तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, जब दोनों इक्वल होंगे। यानी ये जो है ये डाउनवर्ड फोर्स और ये दोनों क्या हैं, अपवर्ड फोर्स। इफ़ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। यहाँ पे जो वेट है दिस इज इक्वल्स टू टेंशन 1 प्लस टेंशन 2, तो हेंस आवर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ़ अ बॉडी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी जिसमें था कि तमाम बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस ज़ीरो हों, तो हमारे पास क्या होगा, बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो देखें, कह रहे हैं तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा ली। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसको मिस नहीं करना आपने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। तो आइए देखते हैं। टू इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस, आपको पता है जिसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक फोर्सेस, हैव देयर डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन फ्रॉम फॉर्म कपल। ठीक हो गया ना, आपको पता है कपल किसे कहते हैं, जब लाइन ऑफ एक्शन दो फोर्सेस का सेम ना हो और वो दोनों अनलाइक फोर्सेस हों। विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होता है कि फिर आपकी जो बॉडी में है एक रोटेशन, एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। आल्दो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज बीइंग सेटिस्फाइड। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई हो रही है। तो देखें, हम इसकी एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि सेकंड कंडीशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वो आपको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक वुडन बॉक्स है, इसके ऊपर ना दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ये फोर्स लग रही है और एक ये फोर्स लग रही है। इसको हम क्या देते हैं F1 और इसको हम कह सकते हैं कि ये है हमारे पास F2। ठीक हो गया। तो अब ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम तो नहीं है ना, ये यहाँ पे जा रही है, ये इसकी लाइन ये है और इसकी लाइन क्या है, ये है। अब जब इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसकी ये है और इसकी ये है, तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस फिर भी आएगा कि क्योंकि ये दोनों ना अनलाइक हैं और अनलाइक यानी एक ऐसे है और एक ऐसे है, पैरेलल और अनलाइक है, लेकिन इनका क्या है, जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड इनका अभी भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई कर रही है, ये दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। लेकिन सम फोर्सेस का ज़ीरो ही आ रहा है, लेकिन इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो गया है, अब यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो गया है वो टॉर्क या आप रोटेशन कह सकते हैं। ये बॉडी क्या होगी, रोटेट हो जाएगी। अब आपकी बॉडी मतलब लीनियर मोशन में नहीं रहेगी, या वहाँ अपनी जैसे एक तस्वीर दीवार पे हैंग हुई थी, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही थी, यहाँ पे वो वाला सीन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपकी बॉडी जो है ज़रा इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग पड़ेगी। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ी, या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हमें ज़रूरत पड़ी, जबकि फर्स्ट कंडीशन स्टिल हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। अ बॉडी सिस्टम इज़ डेफिनेटली इन इक्विलिब्रियम when first as well as second condition both are satisfied। कह रहे हैं कि जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारी बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन 4.9
तो 4.9 में हमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमसे पूछा गया सबसे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया, वो बताया, फिर हमने बताया फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, फिर हमसे पूछा कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी है। तो अब हम बताएंगे कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती ही क्या है। According to second condition of equilibrium, the total or resultant torque acting on a body must be equal to 0। ठीक हो गया ना। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि जितना भी टॉर्क यानी बॉडी टॉर्क क्या होता है, रोटेशन इन अ बॉडी, फोर्स लगने की वजह से उस बॉडी में जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाता है, टॉर्क। कह रहे हैं कि सम ऑफ, एक तो पहली कंडीशन में हमें कहा गया कि बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हों वो किसके इक्वल हों, ज़ीरो, और बॉडी के अंदर जितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा हो वो भी क्या हो, ज़ीरो ही हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, ये देखें, मैंने कहा है ना ये अनलाइक फोर्सेस हैं और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल तो कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस तो ज़ीरो हो ही जाएगा, ठीक है ना, ज़ीरो हो, सॉरी यहाँ पे फोर्स आना था, सम ऑफ ऑल फोर्सेस तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं कि आपने दोनों कंडीशन को जब वेरीफाई करा लेना है तो तब आपकी बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया है कि जब सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन योर बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मूविंग बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। कह रहे हैं कि एक ऐसी मूविंग बॉडी की हमें एग्जाम्पल दें जो किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, रेस्ट में हो, बल्कि रेस्ट वाला नीचे, यहाँ पे सिर्फ इक्विलिब्रियम का पूछा गया है। चलें इक्विलिब्रियम का देखते हैं। A parachuter moving down with uniform velocity is said to be in dynamic equilibrium। डायनामिक का मीन होता है कि मूव कर रहा है लेकिन फिर भी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो आपने सबने देखा होगा पैराशूटर या एयर ट्रॉपर भी उसको कहते हैं, यानी एक पर्सन है वो क्या करता है, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से क्या करता है, हेलीकॉप्टर से लगा लो उसने क्या कर दी, जंप कर दी। तो वो जंप करके जब थोड़ा सा ज़मीन के पास पहुंचता है, अर्थ की सरफेस के पास पहुंचता है, तो वो अपना क्या, पैराशूट को क्या कर लेता है, खोल लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको अपने ऊपर एक बहुत स्मूथ सा सरफेस मिल जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि एक कांस्टेंट यानी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा, तो देखें जब उसने यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू किया तो स्टार्टिंग और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास सेम होगी। तो बॉडी किस में हो जाएगी, हमारी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें जो है ना पैराशूट में अगर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है और एक अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपने पैराशूट नहीं पहना हुआ तो वो फोर्सेस मतलब लग तो फिर भी डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स रही होगी, लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स होगी, ग्रेविटेशन जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, वो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो पैराशूट की वजह से उस फोर्स को बैलेंस किया जा सकता है, हमारी स्पीड को यूनिफॉर्म बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, थिंक ऑफ अ body which is at rest but not in equilibrium। this is more interesting, ठीक है ना। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मूविंग बॉडी है लेकिन इक्विलिब्रियम में है, ये इसकी समझ आ गई। लाइक अगर आपके पास एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जब उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब हमारे पास यूनिफॉर्म होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, तो जो हमारा आंसर आएगा वो ज़ीरो एक्सेलरेशन आएगा ना। तो हो गया जी, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड इज़ इन इक्विलिब्रियम। वेल डन। अब पूछ रहे हैं कि एक बॉडी है, रेस्ट में तो है, इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं है वो। तो अब देखें इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड becomes at rest at the top. At this state it is not in equilibrium although it is at rest। देखें ना कितना मज़े का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, आप सब ने ये किया होगा, सब ने कभी ना कभी बचपन में या किसी भी एज फेज़ में ये किया होगा। आप बॉल को ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है, जब वो सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंचती है, ज़रा मैं इसको ना थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ।
अब ये देखें, आपके पास क्या है, ये एक बॉल है। आपने क्या किया है, यहाँ पे ये लगा लें, ये आपका हाथ है, ये वो पॉइंट है, यहाँ से आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, आहिस्ता 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 बॉल क्या गई है, ऊपर की तरफ चली गई है। ऊपर जाके ना जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत बहुत गैर मामूली नेग्लिजिबल टाइम के लिए, बिल्कुल ना होने के बराबर टाइम के जितने यहाँ पे बॉल स्टे करेगी, रुकेगी। तो देखें यहाँ पे बॉडी पे कोई जब लगा लें, हम थोड़ा नीचे देखते हैं, ये देखें यहाँ पे बॉल पहुँची टॉप पे, ठीक है, और ये है अर्थ। यहाँ पे अब बॉडी क्या हुई है, स्टॉप हुई है, स्टॉप हुई है जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब क्या होगा, यहाँ पे इस पर कोई भी अपवर्ड फोर्स नहीं लग रही। स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस वक्त जब बॉल यहाँ पे आके फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रुकेगी, इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है जो कि डाउनवर्ड फोर्स है। और वो कौन सी फोर्स है, वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर अपवर्ड कोई भी फोर्स नहीं लग रही। तो यहाँ पे बॉडी रेस्ट में तो होगी, लेकिन किस में नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक हो गया। ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर बॉडी जब आके रुकी है, यानी हमारी एक बॉल रुकी है, यहाँ पे सिर्फ एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसकी वजह से ये रुकने के फ़ौरन बाद नीचे आके ज़मीन को टच करेगा। जब यहाँ पे टच होगा एक फोर्स के साथ, तो ये फिर से ऊपर धकेला जाएगा, फिर थोड़ी सी लोअर पोजीशन पे आएगा, फिर तो इस तरह से ना ये हमारे पास बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी क्या नहीं होगी, हमारे पास कोई भी सेकंड फोर्स नहीं होगी जो इसको इक्विलिब्रियम देने में हेल्प करे। ओनली वन फोर्स विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ अट्रैक्टिंग दिस बॉडी टुवर्ड डाउनवर्ड पोजीशन। नेक्स्ट हमसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, व्हाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कह रहे हैं कि जब एक फोर्स के ऊपर एक सिंगल फोर्स एक बॉडी के ऊपर सिंगल फोर्स लग रही होगी, तो वो क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अभी आप सबके दिमाग में कौन सी एग्जांपल आई होगी, अभी जो रिसेंट मैंने इस क्वेश्चन में दी है, और वो मैंने एक बॉल की दी है। ठीक है ना, उसमें हमने क्या देखा था कि उस पर कोई अपवर्ड कोई देखे ना, उस पर एक सिंगल फोर्स लग रही थी। ठीक है ना, सिंगल फोर्स लगेगी तो उसके रिप्लाई में कोई दूसरी फोर्स तो लग नहीं रही। ठीक है ना, तो वो कभी भी उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं आने देगी। तो पढ़ते हैं इसका जवाब क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर देखते हैं। अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट बैलेंस्ड। ठीक है ना, बैलेंस्ड नहीं होगी। सबसे पहली बात कही है कि सिंगल फोर्स किसी दूसरी फोर्स के साथ बैलेंस नहीं होगी। जैसे हमने वो पिक्चर वाली एग्जांपल ली थी, उसमें क्या हो रहा था, डाउनवर्ड वेट की फोर्स अपवर्ड टू टेंशन की फोर्सेस के साथ क्या हो रही थी, बैलेंस हो रही थी। ठीक है ना, तो आपकी बॉडी क्या हो रही थी, वहाँ पे बैलेंस होके इक्विलिब्रियम में आ रही थी एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ठीक है, अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट बैलेंस्ड एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब वो फोर्स बैलेंस ही नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अभी हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी है कि अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। सिंगल फोर्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन। देयरफॉर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल फोर्स बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। सिंगल फोर्स की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ना होना, स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है सपोज करें हमारे पास इस अर्थ पे, तो आपकी बॉडी पे हमेशा एक सिंगल फोर्स ही एक्ट किया करेगी। वो फोर्स जो आप अपनी बॉडी से लगाएंगे, ठीक है ना, आप अपनी बॉडी के थ्रू, अपने हैंड के थ्रू एक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाएंगे, वही फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करेगी। ना तो आपके पास फिर फ्रिक्शन होगी, ना आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और वो जो आप फोर्स उसको लगाएंगे वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी उस बॉडी पे। वो हमेशा उस फोर्स के साथ वो वाली बॉडी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई होगी उस डायरेक्शन में मूव किए जाएगी। ठीक है ना, तो ये बात ज़रा याद रखिएगा। ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप में खुद भी थोड़ी ना इंटरेस्ट होना चाहिए ऐसी ज़रा क्यूरियस चीज़ों को जानने के बारे में। नेक्स्ट देखें 4.13 में हमें क्या बताया जा रहा है, Why the height of vehicle is kept as low as possible। अब हमें कह रहे हैं जो व्हीकल्स होती हैं,
जो गाड़ियाँ जो हमारी होती हैं या किसी भी किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट हो, हम क्यों कोशिश करते हैं कि उनकी जो हाइट होती है वो कम से कम रखें, या इसको एक दूसरे तरीके में आपको बता सकती हूँ कि यानी जो उनकी बेस होती है, हम क्यों कोशिश करते हैं कि उनकी बेस को हम अर्थ के ज़्यादा करीब कर सकें। तो आए इसका जवाब देखते हैं। द हाइट ऑफ अ व्हीकल इज़ कैप्ट लोएस्ट पॉसिबल, मतलब कि जितनी लोएस्ट हाइट उसकी पॉसिबल हो हम उतनी लो हाइट रखते हैं व्हीकल की, या जितनी अर्थ और बेस के दरमियान डिस्टेंस कम हो सके हम उतना डिस्टेंस कम रखने की कोशिश करते हैं, सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन क्लोज्ड टू इट्स बेस टू गेट मोर स्टेबिलिटी। ये बहुत मज़े की बात है। जो बॉडी का हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो क्या हो, हमारा अर्थ के ज़्यादा पास हो, और जब ज़्यादा पास होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बॉडी की बेस को क्रॉस करने का बहुत कम चांस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास वो आती है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। तो इसको ज़रा मैं आपको पहले भी समझाया, एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये अब क्या है, हमारे पास एक कार है, ये लगा लें, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं जी, ठीक है। और ये हमारी अर्थ है, और ये जो है ना ये वाला, ये अब अर्थ और बेस ऑफ द कार और ये अर्थ में इतना सा हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अगर हम इस डिस्टेंस को कर दें लोअर, यानी अब आप कार की बेस बना दें यहाँ पे, ठीक है ना, अब आपने कार की बेस बना दी यहाँ पे, तो क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अर्थ के ज़्यादा पास आ जाएगा। अगर अब आपकी गाड़ी आगे से जंप लेती है जहाँ पीछे को, यानी व्हीलिंग जिसे कहते हैं ना, अगर हमारे पास 1 व्हीलिंग हो जाती है, यानी 2 व्हीलिंग हो जाती है, गाड़ी के तो 4 पहिए होते हैं ना, तो 2 व्हीलिंग हो जाती है और आपकी गाड़ी आगे से ऊपर को उठ जाती है, तो क्या होगा, लगा लें ये आपकी बॉडी की डायरेक्शन ये हो जाती है, तो क्या होगा, फिर भी ये देखें, फिर भी आपका जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, बॉडी इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगी। जितना कम डिस्टेंस आप रखेंगे बॉडी की बेस में और अर्थ में, उतने ही कम चांसेस होंगे कि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके, रेगुलर इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके इर्रेगुलर इक्विलिब्रियम में आए। इसलिए कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा व्हीकल की बेस को अर्थ के करीब रखें, या व्हीकल की हाइट को जितना कम हो सके उतना कम रखें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आए वो देखते हैं ज़रा। Explain what is mean by stable, unstable and neutral equilibrium. Give one example in each case. तो ठीक है, यहाँ पे अब हमसे क्या पूछ लिया गया है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा पिछले क्वेश्चंस में था, तो आए इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट डज नॉट चेंजेस विद टाइम, ठीक हो गया। एंड अ बॉडी इज़ अनस्टेबल व्हेन रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है। ये इन्होंने एक और अनदर वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपने जो मैंने आपको समझाया उसी वे में याद रखना है आपने, कि यानी जब बॉडी की बेस क्रॉस नहीं हो रही होगी तो तब क्या होगा, जब हम फोर्स लगाएं और बॉडी की बेस क्रॉस ना हो तो हमारे पास बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। जब हम उस पर फोर्स लगाएं और बॉडी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में ना जाए और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी बेस को क्रॉस कर चुका हो, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लगा लें आपके पास है एक बॉल जो कि है सेंटर सर्कुलर है, तो आपने इस पर लगाई फोर्स, ये थोड़ा आगे रोटेट की, तो आगे जाके क्या होगा, ये ऐसे है ना, हैप्पी स्माइली फेस बना लेते हैं, आगे जाके सिंपली ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी की पोजीशन तो सेम रहेगी, पहले भी
ऐसी थी, अब भी ऐसी ही रहेगी, सर्कुलर ही रहेगी। यानी फोर्स लगाने के बाद और फोर्स लगाने से पहले आपकी बॉडी की स्टेट चेंज ना हो तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये अक्सर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, तीनों तो नहीं, कोई दो सी टाइप्स आपसे पूछ सकते हैं, स्टेबल अनस्टेबल या स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो वहाँ पे आपने इनकी डेफिनेशंस, इनकी डायग्राम्स और इनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख के आनी है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी किस्म के इंटरेस्टिंग लेक्चर समझने के लिए आप जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।